स्टैंडर्ड्स आप सबका वेलकम है लर्निंग विद ज्योति में। तो आज हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि आप सभी ने सिलेबस में देखा होगा कि अलग से एक टॉपिक दे रखा है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो वाली यूनिट और मैक्रो वाली यूनिट का ये टॉपिक मैं दोनों साथ में करवाऊंगी। तो आप सब अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक में जो वर्ड है माइक्रो, वो ग्रीक वर्ड माइक्रो से निकला है जिसका मतलब होता है स्मॉल। अब इससे हम पता लगा लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को स्टडी करती है इंडिविजुअल से रिलेटेड। इसमें डिमांड, सप्लाई, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, ये सारी चीजें आती हैं। और दूसरा हमारा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो वर्ड मैक्रो है वो ग्रीक वर्ड, वो भी सेम ग्रीक वर्ड मैक्रो से आया है जिसका मतलब होता है लार्ज। तो इस तरीके से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल यूनिट और इंडिविजुअल एक्शन को स्टडी करती है, जबकि हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये इकोनॉमी एज अ होल को स्टडी करती है। इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की स्टडी करती है। इसमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, ये सारे फैक्टर्स पढ़े जाते हैं। आप सब नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए जानते हैं माइक्रो और मैक्रो के बारे में। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती है, माइक्रो और मैक्रो। ये दोनों ही स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में दे रखी है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसलिए हमारा ये जान लेना जरूरी है कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो माइक्रो में होते हैं और ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो मैक्रो में होते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, दोनों एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो टूल्स है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके टूल्स है डिमांड एंड सप्लाई। आपको याद होगा 11th क्लास में आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक थी वो उसमें आपने 3rd या 4th चैप्टर में डिमांड और 8th 7th चैप्टर में सप्लाई पढ़ा होगा। सबसे इजी तरीका है 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो में आपने जो भी चीजें पढ़ी है, नेशनल इनकम पढ़ा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा है, गवर्नमेंट बजट पढ़ा है, नेशनल आउटपुट पढ़ा है, वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल है, फैक्टर्स है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका उनके टूल्स होते हैं डिमांड एंड सप्लाई, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका मोटिव ये डिटरमाइन करना है प्राइस ऑफ कमोडिटी, कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस किस तरीके से डिटरमाइन होगा। एक फ्री मार्केट इकोनॉमी में जहां पर डिमांड और सप्लाई का एक दूसरे के बराबर होते हैं वहां पर जो प्राइस होता है कमोडिटी का वो डिटरमाइन हो जाता है। और मैक्रो का डिटरमिनेशन क्या करता है, मैक्रो का क्या काम है, मैक्रो का क्या ऑब्जेक्टिव है। मैक्रो का ऑब्जेक्टिव है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल को तय करना, ताकि हमारी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ जाए। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो प्राइस ऑफ कमोडिटी को डिटरमाइन करती है, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल को एस्टैब्लिश करती है इकोनॉमी में, इसलिए इसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। अब हम एग्रीगेशन की डिग्री की बात करते हैं। एग्रीगेशन मतलब समग्र यानी इकट्ठा होना, एज अ होल जब हम व्यू करते हैं। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें एग्रीगेशन की लिमिटेड डिग्री होती है। जब हम इंडिविजुअल डिमांड स्टडी करते हैं तब तो बिल्कुल ही बहुत कम डिग्री होती है एग्रीगेशन की, क्योंकि एक पर्सन है उसे कैसे एग्रीगेट करेंगे। और जब मार्केट डिमांड हम स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं हम मार्केट डिमांड, तो उसमें थोड़ी बहुत लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होती है। वहीं पर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वहां पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होती है, क्योंकि
इकोनॉमी के सभी पर्सन्स को इंक्लूड किया जाता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स हैं, चाहे वो इनकम फ्लो हो, चाहे वो हमारे नेशनल आउटपुट हो, नॉमिनल जीडीपी हो, रियल जीडीपी हो, एडीएएस हो, गवर्नमेंट बजट हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी बनाते टाइम हम ये अज्यूम करते हैं कि जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो सारे कांस्टेंट हैं, स्थिर हैं, फिक्स हैं, उनमें कोई भी चेंजेस अभी इकोनॉमी में नहीं हो रहे। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो सोशल स्टडीज है, जो इकोनॉमिक्स है, वो एक सोशल स्टडीज है, क्योंकि वो सोसाइटी से डील करती है, ह्यूमन बिहेवियर से डील करती है, और जो ह्यूमन बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। तो बेसिक अजम्पशंस लेकर हम थ्योरीज बनाते हैं, जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, सबकी कुछ ना कुछ अजम्पशंस हैं। वहीं पे अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले वेरिएबल कांस्टेंट हैं, यानी हमारी डिमांड कांस्टेंट है, प्रोडक्शन कॉस्ट कांस्टेंट है, रेवेन्यू कांस्टेंट है, जो प्राइस डिटरमाइन हमने किया है वो कांस्टेंट है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दोनों में हमें देखनी है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर माने जाते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर माने जाते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। कीन्स थ्योरी, और प्रोफेसर कीन्स का नाम आप बहुत बार इकोनॉमिक्स में सुनेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ को कहा जाता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर जॉन मेनार्ड कीन्स को कहा जाता है। आप सब नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स पढ़ते हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं, ताकि जब आप सबसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाए कि इनमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी नहीं होगा, इनमें से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी होगा, तो इसके लिए हमारा ये जान लेना जरूरी है कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनकी स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले होता है डिमांड एंड सप्लाई, उसके बाद होता है प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ अ कमोडिटी। जब हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन करते हैं तो वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। और उसके बाद है प्रोडक्शन थ्योरी फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है प्रोडक्शन फैक्टर्स में और आउटपुट में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आती है, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये सब। फिर लेबर इकोनॉमिक्स की अलग अलग वेज रेट पे जो लेबर्स है वो कैसा बिहेव करेंगे। और ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपनीज और फर्म को स्टडी करते हैं। माइक्रो में हम कंपनीज और फर्म को स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो में हम इंडस्ट्री को स्टडी करते हैं। इस बात का ध्यान रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कंपनीज और फर्म्स की। उसके बाद हम इसमें स्टडी करते हैं ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद मार्केट इक्विलिब्रियम की किस तरीके से मार्केट में इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। उसके बाद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पीपीएफ की स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। उसके बाद है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट जिसमें हम एक जजमेंट करते हैं, और जो सिंपल स्टेटमेंट्स होती है कि जीडीपी पिछले साल इतना था, इस साल इतना है, और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना चाहिए, ये सारी चीजें। तो अब देखते हैं कुछ और ऐसे एलिमेंट्स जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किए जाते हैं। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, रेवेन्यू के भी डिफरेंट टाइप्स, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ओलिगोपोली, ड्यूल ओलिगोपोली, कॉम्पिटिटिव, ये सब, प्राइस सीलिंग एंड फ्लोरिंग, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़े जाते हैं। मैंने जितने हो सकते हैं उतने टॉपिक्स इसमें लिखे हैं ताकि आप सबको पेपर में कोई कंफ्यूजन ना हो, ये डिफ्रेंशिएशन करने के लिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर इंडिविजुअल, पर्टिकुलर छोटी फर्म्स छोटी छोटी फर्म्स होती है ना, कॉटन मिल हो गई, ये सारी इन सब से डील करते हैं, वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े जाएंगे।
आप सब नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स की स्टडी करी थी। अब हम स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर की, यानी अब हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से वेरिएबल्स, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी करते हैं, कितना परसेंट प्रिवेलिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जीडीपी, जीडीपी दोनों रियल वाला भी और नॉमिनल वाला भी, रेट ऑफ ग्रोथ, इंडस्ट्रीज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कंपनीज और फर्म्स को हम माइक्रो में पढ़ते हैं और मैक्रो में हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रीज। उसके अलावा मनी मल्टीप्लायर, जीडीपी एंड वेलफेयर, एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे हम सीपीआई भी बोलते हैं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट, गवर्नमेंट बजट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, टाइप्स ऑफ डेफिसिट होते हैं जो बैंकिंग सिस्टम। तो इन सब की स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं करते, मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, यानी इंडिपेंडेंट हो के कोई भी ब्रांच वर्क नहीं कर सकती। माइक्रो डिपेंड करती है मैक्रो पे और मैक्रो डिपेंड करती है माइक्रो पे। तो देख लेते हैं किस तरीके से डिपेंड करते हैं। पहला है माइक्रो डिपेंड करती है मैक्रो पे, किस तरीके से? पहला है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या दिखाता है? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस में और डिमांड में, यानी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। हमने लॉ ऑफ डिमांड निकाला कैसे? जब हमने ग्रुप ऑफ पीपल को स्टडी किया तभी तो हमने लॉ ऑफ डिमांड निकाला। ठीक है, तो इस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड भी हमें तब मिला जब हमने ग्रुप ऑफ पीपल को, जब हमने मैक्रो एट लार्ज लेवल पे स्टडी की। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ गुड्स। प्राइस ऑफ गुड्स जब डिटरमाइन होते हैं तब भी हमें एट लार्ज स्केल स्टडी करनी पड़ती है। वही दूसरी साइड अगर हम देखें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे किस तरीके से डिपेंड करती है। सबसे अच्छा एग्जांपल है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कुछ नहीं होता, बस इकोनॉमी में जितने भी पर्सन्स हैं उनकी इनकम होती है, वो भी उनकी फैक्टर इनकम होती है, तो बस उनका सम होता है। इस तरीके से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो डिपेंड करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। उसके अलावा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई को एग्रीगेट कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। और इसमें ना हम स्पेसिफिक किसी भी एक ब्रांच को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कम इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, दोनों का अपना अपना स्टडी मैटर है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स थी वो कुछ सब्जेक्ट मैटर को स्टडी करने में फेल हो गई, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स आई। मैक्रो इकोनॉमिक्स छोटी इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करने में फेल हो गई, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स आई। अब एक और कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स ना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब अपोजिट विपरीत स्टेटमेंट होती है जो हालांकि ट्रू होती है, ऑफनली ट्रू होती है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, इसका मतलब पहले आप ये समझो कि हो सकता है कुछ ऐसी चीज हो जिससे किसी इंडिविजुअल को बेनिफिट मिल रहा हो बट हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट ना मिल रहा हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सेविंग्स। सेविंग्स कौन से वाली? बैंक वाली नहीं, घर वाली। आमतौर पे जो पर्सन्स होते हैं वो सोचते हैं हम घर में पैसा बचा के रख लें, ज्यादा पता नहीं लगेगा कितना पैसा है, ये सारी चीजें उस पर्सन के लिए तो बेनिफिशियल है, हालांकि ऐसा उस पर्सन को लग रहा है, पर बेनिफिशियल तो उस पर्सन के लिए भी नहीं है, क्योंकि अगर वही पैसा बैंक में जमा होगा तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा, पर उसे ऐसा लगता है कि घर में पैसे रखना एक अच्छी बात है, तो उसे लगता है उन्हें फायदा लगता है, तो हो सकता है उसके लिए बेनिफिट हो पर इकोनॉमी के लिए बेनिफिट नहीं है। तो आई होप पैराडॉक्स का मतलब समझ आए। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है जो ओपनली ट्रू होती है।
तो आज हमने करा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस तरीके से हमने इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया था कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, और धीरे धीरे मूव ऑन करते हुए हम इस पर आ गए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस का प्रिंट आउट आप सब निकाल लेना। उसमें जो लाइन लिखी थी ना व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, और नेक्स्ट यूनिट में व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसको पेंसिल से कट कर देना है, छोटा सा टिक लगा लेना ताकि आपको पता लगे ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। अब जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी वो क्वेश्चन आंसर की क्लास होगी। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।